हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ काना पाणिग्राही। हम अभी कॉर्पोरेट लॉ की नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं ओपीसी के बारे में। ओपीसी मीन्स वन पर्सन कंपनी के बारे में। टाइप्स ऑफ कंपनी के कुछ टॉपिक्स जो एडवांस टॉपिक थे वो रह गया था। टाइप्स ऑफ कंपनी के जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे वो अभी मैंने प्रीवियस क्लास में कवर कर दिए हैं। अभी जो एडवांस टॉपिक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, वो अभी हमें कवर करने वाले हैं। तो मैंने पहले ओपीसी ओपीसी से स्टार्ट करता हूँ, वन पर्सन कंपनी के बारे में। तो वन पर्सन कंपनी क्या है, इस वर्ड से ही हमको पता चल जाता है कि क्या है वन पर्सन। वन पर्सन का मीन्स एक आदमी है जो कंपनी को चलाता है। वो एक कंपनी की जो मेंबर है वो ही ऑनर है एंड वो ही शेयर होल्डर्स होती है। सो दैट द कंपनी के जो सेक्शन वाइज जो डिफिनेशन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर जो कंपनी आर्ट है वहां पे डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है ना, वन पर्सन कंपनी एज ए कंपनी। जो वन पर्सन कंपनी को हम कंपनी क्यों बोलते हैं ना, वन पर्सन कंपनी एज ए कंपनी दैट इज ओनली वन पर्सन, क्योंकि वो कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन होती है जो वन पर्सन होती है अर्च टू इट्स मेंबर्स। वो मेंबर ही है एंड वो शेयर होल्डर से, वो ही डायरेक्टर से एंड वो ही ओनर से कंपनी का। सो इसके पहले हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब सभी के मन में एक डाउट आएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप भी ऐसा ही है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे एक ही मेंबर होता है, वो ही ओनर होता है, और ओपीसी तो वही ऐसा ही है, तो कंसेप्ट भी ऐसा ही है, तो ऐसा कोई डिस्टिंग्विश है वो सिमिलरिटी है, ऐसा में कुछ डाउट आएगा। तो मैंने पहले से ही आपको क्लियर कर दिया था प्रीवियस सेक्शन में। ओपीसी के बारे में छोटा मैंने टॉपिक वहां पे डिस्कशन किया था। तो ओपीसी एंड जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एक नहीं है, वो अलग अलग होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों अलग है, क्योंकि वो कोई लीगल एंटिटी नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक मुझे अच्छा लगा एक बिजनेस करने के लिए, तो मैं एक घर रेंट में ले लिया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो वन पर्सन में ऐसा नहीं होता है। वन पर्सन कंपनी का ऐसा मतलब है कि एक ही मेंबर वहां पे कंपनी स्टार्ट करेगा, वो लीगल एंटिटी के थ्रू करेगा। जैसे कि फॉर्मेशन के अंदर जो आता है इनकॉर्पोरेट एंड प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं आता है क्योंकि वो एक ही मेंबर होता है, वो शेयर होल्डर होता है, वो ही जो कैपिटल होता है वो खुद रिक्वायरमेंट के अंदर वो फुलफिल कर सकता है। बट कुछ जो टॉपिक ऐसी है जो कुछ डॉक्यूमेंट रजिस्टर ऑफिस में जो कुछ फॉर्मेलिटीज ऐसी है जो वो फुलफिल करेगा। बट सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप वो मुझे अच्छा लगा है, मैं एक रेंट ले लिया, मैं बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जब भी मन हुआ अगर लॉस चल रहा है तो मैं उसको बंद कर दूंगा। ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप का कांसेप्ट है, जो बिजनेस कांसेप्ट है। बट ओपीसी का ऐसा कांसेप्ट कुछ नहीं है। ओपीसी एक लीगल एंटिटी की तरह काम करता है। जैसे कि एक पर्सन ही उसका मेंबर होती है, एक पर्सन ही उसका जो शेयर होल्डर होता है। सो दैट फर्दर मोर द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर नथिंग। मेंबर्स ऑफ कंपनी कुछ यहाँ पे जो मेंबर होते हैं कंपनी का वो नहीं होता है कंपनी का, बट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इट्स शेयर होल्डर्स। सो एन ओपीसी इज एफिशिएंट कंपनी, सो द वन शेयर होल्डर्स मेंबर। सो यहाँ पे जैसे जो मैंने अभी अभी बोला, जैसे कि हम कंपनी के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए, जो प्रमोशन के और सब्सक्रिप्शन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट में जो हमको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऐसा भी यहाँ पे ही है। बट जो सब्सक्रिप्शन है, जो कैपिटल जो पब्लिक के लिए जो सब्सक्रिप्शन करती है वो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे एक शेयर होल्डर ही इफेक्टिव मेंबर की तरह, शेयर होल्डर की तरह वहाँ पे काम करता है। और शेयर होल्डर की तरह वो मेंबर ही यहाँ पे शेयर होल्डर है, वो प्रमोटर ही यहाँ पे शेयर होल्डर है, वो खुद इन्वेस्ट करता है उस कंपनी के। वो एक ही पर्सन होता है, इसीलिए वो वन पर्सन कंपनी कहा जाता है। सो अभी अभी मैंने उस टाइप पे कुछ डिस्कशन किया है। उस टाइप जो ओपीसी होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को बोला जाता है। एंटरप्रेन्योर क्यों से बोलता है ना, एंटरप्रेन्योर का मतलब है एक आदमी जो
अपनी आइडिया से कुछ बिजनेस करना चाहता है, तो इसको इंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना। इंटरप्रेन्योर का काम एक बिजनेसमैन ही है। इंटरप्रेन्योर का अगला अदर मीनिंग भी बिजनेसमैन ही है। वो बिजनेसमैन क्यों है? क्योंकि वो खुद आइडिया जनरेट करके बिजनेस कमा रहा है, बिजनेस करके प्रॉफिट कमा रहा है, मुनाफा कमा रहा है। सो दैट इस टाइप ऑफ कंपनी जो ओपीसी कंपनी है वो जनरली एंटरप्रेन्योर को बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को बोला जाता है। सो दैट the such companies are generally created where there is only one founder or promoter, only one founder or promoter for the business. The entrepreneurship was business with earlier stage to prefer the OPC instead of sole proprietorship. क्योंकि इसको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहा जाता, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मैंने अभी बोला है, एंटरप्रेन्योर का मतलब वो भी एक बिजनेसमैन ही है, वो भी एक सोल प्रोप्राइटर है, पर उसका जो बिजनेस कंसेप्ट है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि वो खुद का जो आइडिया है वो आइडिया से जनरेट करके उसको रियलिटी फॉर्म में बिजनेस करती है, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करके वो बिजनेस करती है। उसका जो आइडिया होता है वो आइडिया जो न्यू जो इनोवेशन आइडिया होती है वो इनोवेशन आइडिया पे वो बिजनेस करता है। तो ओपीसी जनरली वो कंपनी है जो कंपनी इंटरप्रेन्योरशिप का है। जो इंटरप्रेन्योरशिप होती है वो जो खुद का बिजनेस करती है, खुद आइडिया पे जो रियलिटी पे जो इनोवेशन पे जो बिजनेस करती है, उस टाइप ऑफ बिजनेस को ओपीसी बिजनेस कहा जाता है, वो इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कहा जाता है। इंटरप्रेन्योरशिप ओपीसी एक नहीं है, इंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर की जो ओपीसी कंपनी है जो इंटरप्रेन्योरशिप पे ही होती है। ओके, सो अभी हमें डिस्कशन करने वाले तो द डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। ओपीसी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? अभी मैंने बोला ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट एक आदमी ने बिजनेस को चलाता है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है और ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आती है। बट इन केस ऑफ हम ओपीसी के बारे में देखेंगे तो ओपीसी भी एक बिजनेस एक्टिविटीज है, ओपीसी भी एक बिजनेस ही है। वो बिजनेस कैसा है? और एक लीगल प्रोसेस के थ्रू वो बिजनेस करती है। कैसे बिजनेस करता है ना? एक कंपनी क्रिएट करती है, अपनी नाम से कंपनी क्रिएट किया जाता है। वो कंपनी एक लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वो, और एनी कंपनीज एक्ट के अंदर, इंडिया की जो एनी कंपनीज एक्ट होती है वो कंपनीज एक्ट के अंदर वो इनकॉर्पोरेटेड होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो हम उसको डिस्टिंग्विश करने वाले क्या क्या है? ए सोल प्रोप्राइटरी सम ऑफ बिजनेस might seem very similar to one person company. सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे भी एक आदमी बिजनेस को चलाता है, यहाँ पे भी एक आदमी बिजनेस को चलाता है। सो यहाँ पे बहुत सिमिलरिटी है बिजनेस में, बिकॉज दे बोथ इन्वॉल्व ए सिंगल पर्सन। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल का मतलब सिंगल ही है और वन पर्सन में वन का मतलब भी सिंगल ही है। तो दोनों के बिजनेस में सिंगल आदमी ही बिजनेस को ऑन करती है, बिजनेस को बढ़ाते हैं और उसमें एक ही आदमी इन्वॉल्व होते हैं। बट दे आर एक्चुअली एग्जिस्ट सम डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, जो डिफरेंस मैंने अभी बोल दिया है। क्या क्या वो डिफरेंस है? द मेन डिफरेंस बिटवीन टू नेचर ऑफ द लायबिलिटी दे कैरी। यहाँ पे दो लायबिलिटी के अंदर डिफरेंस है। क्या क्या है? जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है, वो एक लीगल प्रोसेस की तरह इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं है। एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है, वो इंडिपेंडेंट बिजनेस होने के कारण वो आउटसाइडर को अगर लायबिलिटी हो जाता है तो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ उसको लायबल होना पड़ेगा, यानी उसका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। बट ओपीसी के अंदर वह जो कंपनी आती है वो एक कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है। कंपनी एक मतलब के कंपनी 2013 के अंदर वो इनकॉर्पोरेटेड है। अगर इनकॉर्पोरेटेड है तो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी है। अगेन मैं बोल देता हूँ, कंपनी का जो ओपीसी है वो वन पर्सन कंपनी ही है, वो भी एक बिजनेस एक्टिविटीज करती है, पर उसका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड ही है। ओके, सो दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन टू नेचर ऑफ लायबिलिटी दे कैरी, that the since the OPC separate legal entity from distinguish its member or distinguish its promoter, so that it has only own asset and liability, the promoter is not personally liable to the debt of the company. So company का जो personal liability है वो liable के अंदर वो नहीं आएगा। okay, but in case of sole proprietorship वो बिजनेस के अंदर एक liable होता है, तो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लायबल के अंदर माना जाएगा, यानी उसका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगा। ओके, on the other hand, the sole proprietorship and in the properties are the same person, proprietors, that the
so that the law allow the attachment and sole promoters own asset to carry non-fulfillment of business liability. So अभी मैंने वो भी एक बता दिया है, so that ये एक सिंपल प्रोसीजर है जो डिस्टिंग्विश करती है ओपीसी एंड वन पर्सन कंपनी से, ओपीसी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, तो कुछ फीचर्स हम देखेंगे यहाँ पे वन पर्सन कंपनी का। ओके, सम फीचर्स है यहाँ पे, जनरल फीचर्स है ओपीसी का। क्या क्या ओपीसी का है? सिंपली फर्स्ट जो ओपीसी का एक कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्राइवेट कंपनी। ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है। ओके, ए प्राइवेट कंपनी। क्यों इसको प्राइवेट कंपनी कहा जाता है? क्योंकि एक पर्सन उसको इनकॉर्पोरेट करता है, एक पर्सन के नाम के अंदर वो इनकॉर्पोरेट होती है, इसीलिए उसको प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। ओपीसी का एक ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एक एग्जाम में भी पूछा जाता है ओपीसी दिस टाइप ऑफ कंपनी। तो ओपीसी एक प्राइवेट टाइप ऑफ कंपनी है। क्यों एक प्राइवेट टाइप ऑफ कंपनी है? वहां एक सब पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन किया गया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में of the company shall say that a single person carry from a business from lawful purpose, so it further OPC is a private company, so that OPC एक private company के अंदर है। ओके, बी सिंगल मेंबर। अभी मैंने बोला है सिंगल मेंबर है, क्योंकि OPC कैन हैव ओनली वन मेंबर और ए शेयर होल्डर्स, है ना, एक शेयर होल्डर होती है, वो मेंबर ही शेयर होल्डर है। सो दैट अनलाइक अदर प्राइवेट में भी जैसे होता है एक मेंबर ही उसका शेयर होल्डर है, वैसे ही यहाँ पे भी ओपीसी का जो मेंबर है वो एक शेयर होल्डर है। सो यहाँ पे एक ही शेयर होल्डर है, जो एक ही मेंबर है वो ही शेयर होल्डर है, सो दैट उसको सिंगल मेंबर के अंदर आता है। सो ओपीसी का एक फीचर है तो सिंगल मेंबर। इसको याद रखने में बहुत आसानी है, क्योंकि ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है, जो पहला तो पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो है ओपीसी एक सिंगल मेंबर है। एंड थर्ड है एक नॉमिनी क्या है ना, द यूनिक फीचर्स ओपीसी, ये एक यूनिक फीचर्स है ओपीसी का। क्या है? द सेपरेट फॉर्म ऑफ अदर काइंड ऑफ कंपनीज, दैट इज द सोल मेंबर ऑफ द कंपनी हैज मेंशन ए नॉमिनी व्हाइल रजिस्टर्ड द कंपनी। ओके, तो अदर काइंड ऑफ कंपनी में जैसे एक सोल मेंबर होती है, सोल मेंबर जो कंपनी का होता है वो नॉमिनी होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। बट एक कंपनी का जो मेंबर है वो मेंबर और नॉमिनी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होता। अगर मैं एक मेंबर हूं तो मैं नॉमिनी नहीं हो सकता, मैं एक अदर को नॉमिनी करूंगा। सो यहाँ पे एक जो स्पेशल पॉइंट है वो है नॉमिनी। द यूनिक फीचर्स ऑफ ओपीसी दैट सेपरेट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ कंपनी। अदर काइंड ऑफ कंपनी में नॉमिनी नहीं होती है, अगर होती है तो सोल मेंबरशिप के अंदर वो नॉमिनी होते हैं। बट यहाँ पे जो यूनिक फीचर्स है ओपीसी का वो सेपरेट फ्रॉम है वो अदर काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। अदर टाइप्स ऑफ कंपनी में ये सेपरेट होती है, क्योंकि अदर टाइप्स ऑफ कंपनी में नॉमिनी नहीं होती। अगर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी देखा जाए तो नॉमिनी यहाँ पे नहीं आता है कुछ, ये तो ओपीसी का एक यूनिक फीचर्स है, यहाँ पे नॉमिनी आती है। ओके, नो परपेचुअल सक्सेशन। नो परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या है? सिंस देयर इज वन मेंबर इन एन ओपीसी, हिज डेथ will result of nominee choosing or rejecting the become its sole member। यहाँ पे एक टॉपिक आता है, कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है परपेचुअल सक्सेशन, नॉट परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या है? कंपनी फर्दर पीरियड तक चलेगा, इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, या इसका मतलब ये है। पर यहाँ पे एक ऐसा कंपनी है जो वन पर्सन कंपनी है, वो कंपनी नो परपेचुअल सक्सेशन के अंदर आती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी इंडेफिनिट पीरियड तक नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे एक मेंबर होती है, बिजनेस में एक मेंबर होता है, इस कंपनी में एक ही मेंबर होता है जो शेयर होल्डर होता है। उसके डेथ के बाद उसका जो नॉमिनी है वो नॉमिनी डिसाइड करेगा कि बिजनेस आगे चलेगा कि बिजनेस आगे नहीं चलेगा, यानी मीन कंपनी आगे चलेगा कि कंपनी आगे नहीं चलेगा। ओके, सो उस मेंबर के हाथ में, वो जो नॉमिनी है वो नॉमिनी के हाथ में, वो डेथ हो जाएगा तो एक मेंबर जो ओपीसी का जो शेयर होल्डर है, वो मेंबर है, जो प्रमोटर है, वो डेथ हो जाएगा। तो डेथ के बाद उसका जो नॉमिनी है वो नॉमिनी डिसाइड करेगा, उसका नॉमिनी डिसाइड करेगा कि वो आगे उसको बिजनेस को बढ़ाएगा वो यानी रिजेक्ट करेगा। सो
This does not happen in other company to follow the concept of perpetual succession. अदर कंपनी के अंदर वो ऐसा नहीं कंसेप्ट नहीं आता है, पर इस कंपनी में वो ऐसा है जो कंपनी के अंदर आती है। ओके, जो यहाँ पे एक स्पेशल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है नॉमिनी है, एंड अदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फीचर्स है वो है नो परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि वो डिपेंडेड है एक 1% के अंदर। 1% और वो जो मेंबर है वो मेंबर यानी डेथ हो जाएगा यानी कुछ भी आगे होगा तो उसका जो नॉमिनी है वो डिसाइड करेगा कि बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं। ओके, मिनिमम 1 डायरेक्टर, 1% में अंदर 1 डायरेक्टर ही रहेगा जो कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। ऑफिस नीड टू हैव मिनिमम 1 डायरेक्टर, द मेंबर डायरेक्टर हो सकता है, जो मेंबर है वो मेंबर डायरेक्टर हो सकता है। दे कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स, वो चाहेगा तो 15 डायरेक्टर्स को रख सकता है। अगर वो जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होते हैं वो बोर्ड ऑफ मीटिंग में वो 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है। सो मिनिमम तो 1 डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर वो खुद होगा जो मेंबर है। अगर मैं मेंबर हूँ ओपीसी का, मैं शेयर होल्डर हूँ तो मैं डायरेक्टर हो सकता हूँ, तो मिनिमम 1 डायरेक्टर तो चाहिए। जो मेंबर है वो खुद डायरेक्टर हो सकता है, और दे कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। 15 डायरेक्टर्स तक जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है अपनी बोर्ड ऑफ मीटिंग के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग। नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कुछ मिनिमम नहीं है। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कुछ प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर ओपीसी। ओपीसी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल यहाँ पे कुछ प्रेस्क्राइब नहीं किया है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। ओके, तो यहाँ पे कुछ मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ मेंशन नहीं किया गया है। सो यहाँ पे जितना भी होगा वो कंपनी के अंदर आएगा, तो मिनिमम कुछ स्पेशल मिनिमम कुछ नहीं है यहाँ पे। जो नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्रिविलेजेस। स्पेशल प्रिविलेजेस के अंदर क्या है, जो ओपीसी एंजॉय द स्पेशल सेवरल प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशन अंडर द कंपनीज एक्ट अदर काइंड ऑफ कंपनी डू नॉट प्रोसेस। अदर कंपनी के अंदर जो एग्जेम्पशन आती है, एग्जेम्पशन नहीं दिया जाता है, वो ओपीसी के अंदर आती है। ओपीसी में कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो प्रोविजन है वो एग्जेम्पशन के लिए कंपनी एक्ट में कुछ प्रोविजन दिया गया है। ओके, तो ये एक स्पेशल प्रिविलेजेस है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है, ओके उसको मैं एक बार रिवाइज कर लो तो मैं एक नेक्स्ट में फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। ओके, अभी हमें डिस्कशन करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। उसके पहले हम फीचर्स के बारे में डिस्कशन किए थे, फीचर्स के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया था, यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेनेबल के अंदर उसको डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फॉर्मेशन ओपीसी कैसे होता है, ओपीसी जो 1% कंपनी का फॉर्मेशन कैसे आता है। सिंपली 1% कंपनी का जो फॉर्मेशन होती है, द सिंगल पर्सन कैन अप्लाई एज ए ओपीसी कंपनी। ओपीसी कंपनी के लिए एक सिंगल पर्सन अप्लाई कर सकता है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है और एक नेचुरल पर्सन होगा। एक आर्टिफिशियल पर्सन, उसको आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी के लिए रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। एक इंडिविजुअल पर्सन वो एक नेचुरल पर्सन होगा जो ओपीसी के लिए अप्लाई कर सकता है। सो ए सिंगल पर्सन कैन फॉर्म एन ओपीसी बाय सब्सक्राइब हिज नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो एक मेंबर जो है, एक सोल मेंबर जो खुद एक जो इंडिविजुअल है, वो प्रेस्क्राइब कर सकता है, वो सब्सक्राइब कर सकता है हिज नेम टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है, यानी सेम टू सेम प्रोसीजर है, सेम टू सेम प्रोसीजर एज कंपेयर टू द अदर कंपनी फॉर्मेशन। अदर कंपनी फॉर्मेशन में जिस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए, ओपीसी के लिए भी इस तरह के रिक्वायरमेंट चाहिए। वो पहले जो होता है, जो प्रमोशन एक्टिविटी होती है, वो एक खुद जो प्रमोटर है, जो मेंबर, जो ओपीसी का मेंबर है, जो प्रमोटर है, वो खुद उसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसको लगेगा कि मेरा बिजनेस आगे चलेगा, तो वो सेकेंड स्टेज को आएगा। जो सेकेंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, एमओए
और अदर रिक्वायरमेंट जैसे कि एओए और प्रोस्पेक्टस तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो एक सोल मेंबरशिप है, शेयर होल्डर है, सो उसको प्रोस्पेक्टस रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बट जो जो दो रिक्वायरमेंट जो है एमओए एओए, वो रिक्वायरमेंट उसको चाहिए, जैसे कि वो सब्सक्राइब हिज नेम, क्योंकि ओपीसी अब खुद के नाम पे भी कंपनी क्रिएट कर सकता है, सो अपना नाम उसको सब्सक्राइब करेगा और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट उस पर फुलफिल करेगा। और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा और उसका नाम सब्सक्राइब करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, ओके, ओपीसी के लिए। सो सच मेमोरेंडम स्टेट दैट द डिटेल नॉमिनी हु शैल बिकम द कंपनी सोल मेंबर, वहां पे कंपनी के लिए वो ओपीसी के लिए वो एक सोल मेंबर अपॉइंट करेगा और नॉमिनी एक अपॉइंट करेगा सोल मेंबर्स के लिए। वो नॉमिनी क्यों चाहिए? वो इन केस ऑफ ओरिजिनल मेंबर, देखो यहाँ पे नॉमिनी शैल नॉट बी बिकम ए सोल मेंबर, सो इन केस ऑफ ओरिजिनल मेंबर डाई और बिकम इनकेपेबल टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, दैट मींस द ओरिजिनल मेंबर अगर डेथ हो जाता है और कुछ ऐसा फर्दर इंसिडेंट्स होते हैं कि वो इनकेपेबल हो जाता है enter into the contractual relation, so the memorandum of a nominee consent is in nomination should be filed to the register of company along with the application of registration, okay। तो सोल मेंबरशिप मैंने ये भी बोल दिया था कि सोल मेंबरशिप जो है, जो सोल मेंबर नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है सोल मेंबरशिप के लिए, वो सोल मेंबर क्यों चाहिए? अगर कंपनी का जो ओरिजिनल मेंबर जो है, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेट किया है, जो शेयर होल्डर है और जो प्रमोटर भी है, अगर उसका डेथ हो जाता है और कुछ ऐसा इंसिडेंस है उसके लिए वो इनकेपेबल है एंटर इनटू द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, सो दैट इन केस ऑफ इनकेपेबल वो नॉमिनी जो है वो मेंबर की तरह काम करेगा उस टाइम कंपनी के लिए। सो मेमोरेंडम नॉमिनीज कंसेंट, जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम कंसेंट एंड जो नॉमिनी कंसेंट है ना, वो नॉमिनेशन शुड बी फाइल्ड द रजिस्टर ऑफ कंपनी, रजिस्टर कंपनी के अंदर वो फाइल करेगा, जैसे कि अदर कंपनी फाइल करती है एमओए एंड एओए की तरह, वहां पे भी कुछ ऐसा ही है, वो भी रजिस्टर करेगा विथ एप्लीकेशन फीस, ओके। सच नॉमिनी कैन बी विथड्रॉ हिज नेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सबमिशन बाय रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेशन, नॉमिनी कुछ टाइम एनी ऑफ टाइम पे उसका जो नेम है वो विथड्रॉ कर सकता है और एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर हिज नॉमिनेशन कैन बी आल्सो लेटर बी कैंसल बाय द मेंबर चाहेगा तो ऑफ एनी टाइम उस जो नॉमिनी है वो नॉमिनी को विथड्रॉ कर सकता है, यानी उस नॉमिनी को कैंसलेशन कर सकता है और न्यू नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है, ओके। सो यहाँ पे नॉमिनी जो कैंसलेशन प्रोसेस है वो अनलिमिटेड ही होती है, वो चाहेगा तो एनी ऑफ टाइम पे उसको कैंसिल कर सकता है वो नॉमिनी को, अगर वो चाहेगा एक और आदमी को नॉमिनी कर सकता है वो तो कर सकता है, उसको विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे प्रोविजन है ओपीसी के अंदर, ओके। तो सिंपली हम बोलेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी कंपनी और सिंपली है जैसे कि अदर टाइप ऑफ कंपनी फॉर्मेशन होती है वैसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन होती है कंपनी का, और ओपीसी का एक स्पेशल प्रिविलेजेस है कि वो अपनी नाम पे कंपनी को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि आगे ओपीसी की जो टाइटल है वो ओपीसी टाइटल लगेगा, ओके। तो कंपनीज के जो अंदर है ये जो प्रमोशन एक्टिविटीज है और जो इनकॉर्पोरेशन एक्टिविटी है, जो इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो आती है हमारा वो जो एमओए प्रोसेस और एओए प्रोसेस, और तो अदर रिक्वायरमेंट के अंदर कंपनी एक्ट के अंदर जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर ओपीसी फॉर्मेशन होता है, और ओरिजिनल नॉमिनी को यहाँ पे जो स्पेशल प्रिविलेजेशन है, यहाँ पे जो नॉमिनी को अपॉइंट किया जाता है, यहाँ पे नॉमिनी को अपॉइंट किया जाता है एंड अगर वो मेंबर चाहेगा तो जो नॉमिनी है वो नॉमिनी को एनी टाइम ऑफ वो उसको विड्रॉ कर सकता है, यानी कैंसलेशन कर सकता है और न्यू नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है, ओके। तो सिंपली यहाँ पे जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप ऑफ 1 पर्सन कंपनी, मेंबरशिप ऑफ 1 पर्सन कंपनी क्या है? मैंने जो स्टार्टिंग पे ही आपको बोल दिया था कि फॉर्मेशन के अंदर जो नॉमिनी होती है, अगर नॉमिनी और
जो मेंबर होती है, जो प्रमोटर होती है कंपनी के लिए, जो 1% होती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होगा, नेचुरल पर्सन होगा। ओनली नेचुरल पर्सन हु आर इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन होगा और इंडियन सिटीजन भी होगा। ओनली नेचुरल पर्सन हु आर इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट आर एलिजिबल टू ए फॉर्म ऑफ 1% कंपनी इन इंडिया। यानी वो नेचुरल पर्सन होगा और वो इंडियन सिटीजन होगा। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है ओपीसी के लिए, वो क्या क्या है? एक तो जो 1% है वो नेचुरल पर्सन होगा। सेकंड जो है रिक्वायरमेंट, वो इंडियन सिटीजन होगा। एंड थर्ड जो रिक्वायरमेंट है, इंडियन सिटीजन हु रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन सिटीजन होगा और रेसिडेंट भी होगा। रेसिडेंट का मतलब क्या है ना? रेसिडेंट का मतलब इनकम टैक्स एक्ट में के अंदर जो रेसिडेंट की प्रपोज है, रेसिडेंट के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में उसका इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहना, यानी मींस 182 डेज में, यानी 6 मंथ से ज्यादा हो गया तो वो इंडिया का रेसिडेंट कहा जाएगा। तो पहले से वो नेचुरल पर्सन होगा, दूसरा जो है वो इंडियन सिटीजन होगा, तीसरा जो है इंडियन सिटीजन होगा एंड इंडिया का रेसिडेंट भी होगा। आर एलिजिबल टू फॉर्म ए 1% कंपनी इन इंडिया। 1% कंपनी रेसिडेंट फॉर्मेशन करने के लिए ये 3 रिक्वायरमेंट चाहिए। एक तो है जो नेचुरल पर्सन है, दूसरा जो है इंडियन सिटीजन होगा, तीसरा जो है इंडिया का रेसिडेंट होगा। सो द सेम कंडीशन अप्लाई टू द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। सेम कंडीशन नॉमिनी के साथ भी अप्लाई होगा। वो नॉमिनी भी इंडियन सिटीजन होगा और नेचुरल पर्सन होगा और इंडिया का रेसिडेंट होगा। फर्दर द सच नेचुरल पर्सन कैनॉट बी ए मेंबर or nominee of more than one OPC at any point of time। any point of time में वो मेंबर और वो नॉमिनी, कुछ अदर नॉमिनी नहीं होगा कि अदर मेंबर अदर ओपीसी कंपनी का मेंबर नहीं होगा और अदर कंपनी का नॉमिनी नहीं हो सकता। वो कुछ मेंबरशिप का प्रोविजन है यहाँ पे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली नेचुरल पर्सन कैन बिकम ए मेंबर ऑफ ओपीसी। ओपीसी के लिए जो मेंबर होगा वो एक नेचुरल पर्सन ही होगा, ओनली नेचुरल पर्सन ही होगा। ओके, दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ कंपनीज वेयर द कंपनीज themselves can own shares and a members। further the law prohibits minor to being a member or nominee of OPC। यहाँ पे एक स्पेशल प्रिविलाइजेशन है। क्या है? द लॉ यहाँ पे कंपनीज एक्ट जो है वो उसको प्रोहिबिट कर दिया है कि उसका जो मेंबर है, जो कंपनी का जो मेंबर है जो ओपीसी के लिए, वो माइनर नहीं हो सकता और नॉमिनी जो है जो नॉमिनी माइनर नहीं हो सकता। यहाँ पे ये कुछ मेंबरशिप की प्रोविजन है मेंबरशिप ऑफ 1% कंपनी के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है द कन्वर्सन टाइप ऑफ कंपनीज। अदर टाइप ऑफ कंपनी मींस प्राइवेट कंपनी तो है पर उसको प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसको पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो उसका कुछ प्रोविजन है जो कन्वर्सन ऑफ, क्या प्रोविजन है? कंपनी ऑफिस इनटू सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर वो प्रोविजन, वो जो कंपनी है वो कन्वर्सन नहीं हो सकता। कन्वर्सन हो सकता है पर कन्वर्सन सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कन्वर्सन नहीं होगा। रूल यहाँ पे ओपीसी के अंदर वो रूल है कि अगर कंपनी ओपीसी के अंदर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो कंपनी एक्सप्रेसली रजिस्टर्ड है कि वो कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकता सेक्शन 8 कंपनी से। फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 कंपनी क्या क्या है? जो सेक्शन 8 कंपनी ऐसा है जो नॉट प्रॉफिट मोटिव। नॉट प्रॉफिट मोटिव क्या है? सिंपली जो क्लब है, चैरिटेबल ट्रस्ट है और एनी टाइप ऑफ एजुकेशनल सर्विस और एनी टाइप ऑफ, जो उसका जो मतलब जो चैरिटी क्लब ऐसे टाइप, जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे टाइप कंपनी जो है वो सेक्शन 8 के अंदर आती है। ओपीसी जो बिजनेस है, ओपीसी जो कंपनी है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता सेक्शन 8 कंपनी में। ओके, be voluntary convert into any type of other type of company।
वो वॉलंटरीली कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकता? until the expiry of 2 years from the date of incorporation। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होके 2 साल्स नहीं हुआ तो वो वॉलंटरीली कन्वर्ट नहीं हो सकता अदर टाइप ऑफ कंपनी पे। पहला तो ये है कि वो सेक्शन 8 कंपनी पे कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी सेक्शन 8 कंपनी से कन्वर्ट नहीं हो सकता। और सेकंड जो है वो वॉलंटरीली कन्वर्ट नहीं हो सकता अगर उसका जो इनकॉर्पोरेशन 2 साल से ज्यादा नहीं हुई तो। ओके, तो प्रिविलेजेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, कुछ प्रिविलेजेशन है, क्या क्या है यहाँ पे। ओपीसी एंजॉय द फॉलोइंग प्रिविलेजेशन है एग्जेम्पशन अंडर द कंपनीज एक्ट। मैंने स्टार्टिंग पे ही बोल दिया था कि है वो अदर कंपनी के लिए एग्जेम्पशन नहीं होता है, होती है। सो दैट ओपीसी एंजॉय द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रिविलेजेशन, वो क्या क्या है हम यहाँ पे देखेंगे। जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कुछ होल्ड नहीं किया जा सकता, यह एक स्पेशल एग्जेम्पशन है यहाँ पे। देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे ओपीसी के अंदर। ओके, ए कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू साइन एनुअल रिटर्न, डायरेक्टर्स कैन आल्सो डू सो दैट ए कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे एनुअल रिटर्न के लिए। डायरेक्टर्स जो है वो एक मेंबर होता है और अगर वो अपॉइंट किया है तो वो डायरेक्टर कर सकता है। सो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है ओपीसी के अंदर। और प्रोविजन रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पे प्रोविजन के लिए। देयर आर्टिकल कैन नॉट प्रोवाइड फॉर एडिशनल ग्राउंड फॉर वेकेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफिस। ये भी एक स्पेशल प्रिविलेजेशन है आर्टिकल्स के। द आर्टिकल प्रोवाइड किया एडिशनल ग्राउंड फॉर वेकेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफिस। ओके, तो सेवरल प्रोविजन नेक्स्ट जो है, जो सेवरल प्रोविजन रिलेटिंग टू मीटिंग एंड क्वोरम डू नॉट अप्लाई टू देम। यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन कुछ नहीं है जो मीटिंग के लिए और क्वोरम के लिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं हो सकता। एंड लास्ट पॉइंट है, they can pay more remuneration to the directors to that compared to the other companies। other companies से के जो हम डायरेक्टर रेमुनरेशन दे सकते हैं। पर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी का हम डिसाइड करेंगे, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोल दिया था कि जो डायरेक्टर है वहां पे जो पब्लिक कंपनी के केस में 11%, मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का यहाँ पे 11% से ज्यादा, 11% से ज्यादा कंपनी डायरेक्टर को रेमुनरेशन नहीं दे सकता। पर इन केस ऑफ ओपीसी यहाँ पे रेमुनरेशन डायरेक्टर को जितना चाहे दे सकता है। यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रिविलेजेशन नहीं है कि इतना ही देना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक स्पेशल प्रिविलेजेशन है, दे कैन पे मोर रेमुनरेशन टू द डायरेक्टर एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। ओके, सो यहाँ पे कुछ प्रिविलेजेशन है और कुछ मेंबरशिप के अंदर है। ये सिंपली ओपीसी का एक स्पेशल, जो कंपनीज टाइप्स ऑफ कंपनी के है, जो टाइप्स ऑफ कंपनी का ये है एक स्पेशल कंपनीज के आर्ट जो कंपनीज के है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में और स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको ये कवर किया गया है। सो उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम गवर्नमेंट कंपनी के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी भी इसी तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अभी के लिए उसको जो डाउट है आप उसको रिवाइज करो, और डाउट है तो मुझे पूछो। ओके, थैंक यू।